हेलो एवरीवन, मैं विपुल अग्रवाल आपका एजुकेटर स्वागत करता हूं आपका साइंस एंड फन पर। तो बच्चों, हमने स्टार्ट करी है बिजनेस स्टडीज की सीरीज, जिसमें मैं आपको बिजनेस क्लास 11th बिजनेस स्टडीज के बहुत ही डिटेल्ड लेक्चर आप लोगों को दे रहा हूं, जिससे आप लोगों का कोई डाउट नहीं बचेगा। ठीक है, तो हम लोग अपने 5 लेक्चर्स खत्म कर चुके हैं और आज हमारा फर्स्ट चैप्टर यानी कि नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का लास्ट लेक्चर है। आज हमारा लास्ट लेक्चर में आपका जो चैप्टर नंबर 1 है वो खत्म हो जाएगा। तो बच्चों आइए फिर स्टार्ट करते हैं हमारे आखिरी लेक्चर को। तो बच्चों, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक कहाँ तक पढ़ा था? हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक पढ़ा था बच्चों। हमने इंडस्ट्री को पढ़ लिया था और कॉमर्स का एक इंट्रोडक्शन ले लिया था। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर तक इंडस्ट्री के बारे में पढ़ लिया था पूरा और कॉमर्स का एक बेसिक इंट्रोडक्शन ले लिया था। अब इनके बीच में ना कनेक्टिविटी समझते हैं, सो डेट आपको आगे की चीजें बहुत ज्यादा आसान हो जाएंगी। इनके बीच में कनेक्टिविटी समझते हैं, जिसकी वजह से आपको ना आगे के लिए बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। बच्चों, ये इंडस्ट्री है, ये आपका इंडस्ट्री है और ये आपका कॉमर्स है। सर, इनके बीच में इंटर रिलेशन क्या है? इनके बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स? अगर मैं बच्चों लिखूं इंडस्ट्री और एक साइड पे लिखूं बच्चों में कॉमर्स, इनके बीच में रिलेशन क्या है? व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन देम? रिलेशन तो बच्चों मौजूद है, बट इनके बीच में रिलेशन है क्या? इस चीज के ऊपर आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये चीज अगर आप लोगों को समझ में आ गई, तो मान के चलो आप लोगों को ट्रेड बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अगर आपको ये रिलेशन समझ में आ गया। बच्चों, जो हमारा इंडस्ट्री में होता है, इंडस्ट्री में बच्चों जनरली होता है प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के अंदर होता है बच्चों, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इंडस्ट्री के अंदर जो प्रोड्यूसर होता है, जो मैन्युफैक्चरर होता है, हमने 3 तरीके की इंडस्ट्री पढ़ी थी, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। टर्शियरी का तो काम ही ये था कि वो प्राइमरी और सेकेंडरी की हेल्प करे, वो सर्विसेज को प्रोड्यूस करता था। क्लियर है? प्राइमरी सेकेंडरी में जो मेन काम होता था वो क्या होता था? गुड्स को प्रोड्यूस करा जाता था। प्राइमरी में रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते थे, देन उस रॉ मटेरियल को प्रोड्यूस करके किसे भेजा जाता था? सेकेंडरी इंडस्ट्री में भेजा जाता था। उन रॉ मटेरियल्स का यूज करके सेकेंडरी इंडस्ट्री में मैन्युफैक्चरिंग होती थी। तो अल्टीमेटली मैं बोल सकता हूं कि प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होता था। तो आपका जो इंडस्ट्री वाला सेक्टर था ये देता था बच्चों प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट देता था। यानी कि जो इंडस्ट्री सेक्टर का काम है वो काम सिर्फ इतना सा था कि भैया प्रोडक्ट बनाकर रख दो। बट इसी के साथ एक प्रॉब्लम और अराइज होती है कि अब इंडस्ट्री सेक्टर ने क्या करा कि भाई प्रोडक्ट तो बना दिया, लेकिन वो प्रोडक्ट बच्चों सप्लाई कैसे होगा? कंज्यूमर के पास, क्योंकि बनाने वाला तो कोई और है और उसको कंज्यूम करने वाला कोई और है। बनाने वाला कोई और है और कंज्यूम करने वाला कोई और है। प्रोडक्ट कंज्यूमर के पास पहुंचेगा कैसे? सर, इसने बोला, अब यहां पर जो कॉमर्स सेक्शन था, इस कॉमर्स सेक्शन ने बोला तू चिंता ना कर, आई विल मेक दिस प्रोडक्ट अवेलेबल टू कंज्यूमर। यानी कि प्रोडक्ट तो इंडस्ट्री ने बना दिया, अब इंडस्ट्री उस प्रोडक्ट का करेगा क्या? भाई इंडस्ट्री का काम तो खाली प्रोडक्ट बनाना है, वो उस प्रोडक्ट का करेगा क्या? प्रोडक्ट जो इंडस्ट्री ने बनाया उस प्रोडक्ट को कॉमर्स ना इंडस्ट्री से लेकर कंज्यूमर तक भेजेगा कि तू चिंता ना कर, तू प्रोडक्ट बना, मैं कॉमर्स बैठा हुआ हूं, मैं इस प्रोडक्ट को ले जाकर अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचा दूंगा, वो मेरा काम है। तो अब आपको रिलेशन समझ में आया कि इंडस्ट्री ने प्रोडक्ट बनाया, अब उस प्रोडक्ट को अवेलेबल, कंज्यूमर को अवेलेबल कौन कराएगा? सर, इस प्रोडक्ट को कंज्यूमर तक पहुंचाएगा कौन? सर, कॉमर्स।
कौन बचाएगा? कॉमर्स। उसमें कॉमर्स के ब्रांचेस काम करते हैं, जिसमें से एक ब्रांच होता है ट्रेड, कि एक जो जरिया होता है ना वो होता है बच्चों ट्रेड, और दूसरा जो जरिया होता था बच्चों वो होता था ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। तो कॉमर्स ने बोला पहुंचा मैं दूंगा जिसमें मेरी मदद करेगा ट्रेड, यानी कि ट्रेडिंग की हेल्प से। ट्रेडिंग की हेल्प से, ट्रेडिंग एक ऐसा फंक्शन है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से तेरा जो प्रोडक्ट है ना वो प्रोड्यूसर से कंज्यूमर तक के पास पहुंच जाएगा, और उसमें जो मदद करेगा ट्रेड की वो होता है बच्चों ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। उसमें जो ट्रेड की मदद करेगा तो बच्चों कौन करेगा? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड उसकी मदद करेगा। तो ट्रेड का मतलब जो प्रोसेस के थ्रू प्रोड्यूसर से माल कंज्यूमर के पास पहुंचेगा, और इस प्रोसेस में हेल्प कौन करेगा? हेल्प कौन करेगा सर? ऑक्सिलरीज टू ट्रेड करेगा। ऑक्सिलरीज का मतलब क्या होता है बच्चों? हेल्प टू ट्रेड भी बोल देते हैं, एड्स टू ट्रेड भी बोल देते हैं। क्लियर है? नहीं क्लियर है? आइए अब ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं। अब ट्रेड के बारे में पढ़ते हैं कि ट्रेड होता क्या है। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। देखो मेरे को बात ध्यान से सुनो, मेरे को बात ध्यान से सुनो, मेरे को ज्यादा कुछ नहीं पता। ये बैठा है बच्चा प्रोड्यूसर, यहाँ बच्चा है बैठा कंज्यूमर। कंज्यूमर के आगे ये प्रॉब्लम है कि डायरेक्ट वो प्रोड्यूसर से कैसे खरीदे। प्रोड्यूसर के आगे ये प्रॉब्लम है कि वो डायरेक्ट कंज्यूमर तक पहुंचे कैसे। तभी बीच में जन्म हुआ कॉमर्स का। कॉमर्स बोलेगा ये काम मैं करूंगा, तुझे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो कॉमर्स क्या करेगा? कॉमर्स ना सर ट्रेड को बीच में लेकर आ जाएगा। कॉमर्स ना ट्रेड को बीच में लेकर आ जाएगा। ट्रेड का मतलब कॉमर्स ना कुछ लोगों को बीच में लेकर आ जाएगा, कुछ लोगों को बीच में लेकर आ जाएगा। कॉमर्स कुछ लोगों को बीच में लेकर आ जाएगा। अब ये लोग क्या करेंगे, हम अभी बढ़ेंगे, इन लोगों का क्या फंक्शन होगा। ये लोग क्या करेंगे? ये प्रोड्यूसर से बाय करेंगे। इन्होंने प्रोड्यूसर से क्या करा? बाय करा। फिर ये लोग आगे क्या करेंगे? सेल करेंगे। क्लियर है? फिर ये लोग आगे कंज्यूमर को सेल कर देंगे। इस तरीके से एक चेन चलेगी आपकी, इस तरीके से चेन चलेगी आपकी। यानी कि बीच में कुछ ऐसे लोग इकट्ठे कर देना जो कि चेन पूरी कर देंगे, यानी कि प्रोड्यूसर को कंज्यूमर के साथ कनेक्ट कर देंगे, यानी कि बाइंग एंड सेलिंग करेंगे। भाई यही तो हो रहा है। मान के चलो कोई एक पर्सन है यहाँ पर, इसे मैं ए मान ले रहा हूँ, इसे मैं बी मान ले रहा हूँ। तो ए क्या कर रहा है? प्रोड्यूसर से बाय कर रहा है, देन बी को सेल कर रहा है। बी क्या कर रहा है? ए से बाय कर रहा है, या ए बी को सेल कर रहा है। तो बाइंग एंड सेलिंग ही चल रही है। तो ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो गुड्स एंड सर्विसेज को खरीद कर बेचना, बनाने की बात नहीं हो रही। मेरी बात ध्यान से सुनो सर, यहाँ प्रोडक्शन की बात नहीं हो रही। ट्रेड मतलब प्रोडक्शन नहीं है, ट्रेड मतलब प्रोडक्शन नहीं है। अगर आपने ये लिख दिया प्रोडक्शन है तो आपका गलत हो जाएगा। ट्रेड मतलब प्रोडक्शन नहीं है। यहाँ पे बात एक्चुअल में चल क्या रही है? बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। और गुड्स एंड सर्विसेज जो ऑलरेडी आपकी इंडस्ट्री वाले सेक्टर में बन चुके, अब उनको खरीदना बेचना ही क्या बोलते हैं बच्चों? ट्रेड बोलते हैं। द ट्रेड सेगमेंट ऑफ कॉमर्स ब्रिंग्स टुगेदर द मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर। सर प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर और कंज्यूमर को जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर को जोड़ दिया नहीं जोड़ दिया? किसने जोड़ दिया सर? ट्रेड ने जोड़ दिया। ये ट्रेड ही तो चल रहा है, ये ट्रेड ही तो चल रहा है। एज ए लिंक, ट्रेड एक्ट एज अ लिंक बिटवीन द मैन्युफैक्चरर एंड द कंज्यूमर। कंज्यूमर और मैन्युफैक्चरर के बीच में लिंक ही तो क्रिएट कर रहा है। तो ट्रेड भी दो कैटेगरी के हो सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। ट्रेड के दो पार्ट्स हो सकते हैं, इंटरनल ट्रेड और एक्सटर्नल ट्रेड। अगर ट्रेड में मैं आपसे बोलूं कि आपको क्या लिखना है तो बस आपको कुछ नहीं, ये जो आपकी स्क्रीन के सामने लिख रहा है आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहे स्क्रीनशॉट लिख लो। आप वीडियो को पॉज करके इनको लिखना चाहे अपनी कॉपी पे तो लिख लो। यही आपको लिखना है कि ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सो ट्रेड एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन द कंज्यूमर एंड द प्रोड्यूसर। क्योंकि प्रोड्यूसर के आगे भी प्रॉब्लम है, गुड्स बना दिया अब इसका करेगा। कंज्यूमर के आगे भी प्रॉब्लम है कि भैया कोई ऐसा सामान दो जिससे हमारी जिंदगी आसान हो जाए। तो बीच में जन्म हुआ बच्चों किसका? कॉमर्स का। कॉमर्स बोलता है हम ट्रेड बना देंगे, ट्रेड के थ्रू क्या होगा? प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में लिंक हो जाएंगे। ट्रेड और कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और कंज्यूमर आपस में लिंक हो जाएंगे। तो बच्चों पढ़ते हम लोग क्या? इंटरनल ट्रेड। इंटरनल ट्रेड क्या होता है सर? इंटरनल ट्रेड क्या होता है? जो कि किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा, यानी कि वो ट्रेड जो कि किसी कंट्री की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होगा। फॉर एग्जांपल इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज क्या है? जो इंडिया का आप देखते हो ना पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप में जो इंडिया की लाइन होती है, जो इंडिया को शेप देता है, उसी लाइन को बोलते हैं, उसी बाउंड्री को बोलते हैं हम लोग क्या बच्चों? ज्योग्राफिकल बाउंड्री।
तो सर जो इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर बाइंग एंड सेलिंग होगी ना, उसको बोलेंगे इंटरनल ट्रेड, जो इंडिया के अंदर होगा, इंडिया के अंदर होगा। तो इंटरनल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, ये तो पता ही दिया था मैंने। विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज, इसको याद कर लेना, विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज बहुत इंपॉर्टेंट कीवर्ड है, इसे याद कर लेना। विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज आपको इंटरनल ट्रेड के अंदर लिखकर आना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। विद इन द ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज ऑफ अ कंट्री, जब कोई ट्रेड एक ज्योग्राफिकल, एक कंट्री के ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर होता है, उसे बोलते हैं इंटरनल ट्रेड। यानी कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इंडिया का एग्जांपल लूं, तो इंडिया के अंदर जो ट्रेडिंग होगी, इंडिया के अंदर ही जो बाइंग एंड सेलिंग होगी, यानी कि खरीदा बेचा दोनों इंडिया के अंदर जा रहा है, उसको मैं इंटरनल ट्रेड बोलूंगा। द इंटरनल ट्रेड कैन बी ऑफ टू टाइप्स, दो तरीके के होते हैं, होलसेल ट्रेड और रिटेल ट्रेड। अब आओ इनको समझने की कोशिश करते हैं। आइए बच्चों देखते हैं। एक मान के चलो आपका प्रोड्यूसर है, एक मान के चलो आपका क्या है, कंज्यूमर है। अब इनको ना आपस में क्या करना है बच्चों, कनेक्ट करना है। सर उन जो कनेक्ट करने का काम है ना, वो कौन करेगा, वो करेंगे सर होलसेलर और रिटेलर। अब ये होलसेलर रिटेलर क्या करते हैं, इस चीज को ध्यान से देखते हैं। सर होलसेलर क्या करेगा, प्रोड्यूसर से गुड्स को बाय करेगा, बाय करेगा, बाय इन बल्क। होलसेलर प्रोड्यूसर से गुड्स को बाय करेगा बल्क में, यानी कि इकट्ठा खरीदेगा। यानी क्या करेगा, इकट्ठा खरीदेगा, एक मोटी क्वांटिटी में खरीदेगा। क्लियर है, नहीं क्लियर है? देन होलसेलर क्या करता है सर, उसको रिटेलर को क्या कर देता है, सेल कर देता है। रिटेलर को क्या कर देता है, सेल इन बल्क। यानी कि उसका काम क्या होगा, उसका काम होगा भैया इकट्ठा खरीदा प्रोड्यूसर से, और इकट्ठा ही क्या कर दिया, बेच दिया आगे किसको, रिटेलर को। इकट्ठा ही बेच दिया आगे किसको, रिटेलर को। आप लोग जाकर देखते होंगे, हम बोलते हैं होलसेलर को, अगर हिंदी में बात करें, थोक विक्रेता। आपने देखा होगा, काफी दुकानों पे लिखा होगा थोक विक्रेता, मतलब वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से माल को खरीदता है। तो यानी कि जब वो डायरेक्ट प्रोड्यूसर से खरीदेगा, इकट्ठा खरीदेगा, तो उसके पास चीजें सस्ती मिलने की आशंका है। वो चीजें सस्ते में लेकर आता है, खरीदता है और आगे बेचता है किसको, रिटेलर को। रिटेलर कौन होता है बच्चे, वही शॉपकीपर्स वगैरह, जहां से हम छोटी छोटी क्वांटिटीज में गुड्स उठा के लेकर आते हैं। तो होलसेलर क्या करता है, होलसेलर काम ही है कि वो रिटेलर और प्रोड्यूसर को आपस में कनेक्ट करता है। वो बाय करता है बल्क में प्रोड्यूसर से और सेल करता है बल्क में रिटेलर को। रिटेलर को सेल में क्या, बल्क में क्या करेगा, सेल करेगा। क्लियर है? आओ चलो पढ़ते हैं। अब देखो, अगर यहां पर हम लोग देखेंगे, यहां पर हम लोग देखेंगे होलसेल ट्रेड की डेफिनेशन अगर हम लोग देखेंगे, इट रिफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन लार्ज क्वांटिटी। लार्ज क्वांटिटी में बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है, कर रहा है नहीं कर रहा? देखो बाय भी लार्ज क्वांटिटी में कर रहा, क्वांटिटी में कर रहा है, और सेल भी क्या कर रहा है बच्चों, लार्ज क्वांटिटी में कर रहा है। क्लियर है? द होलसेलर बाय गुड्स डायरेक्टली फ्रॉम द मैन्युफैक्चरर, प्रोड्यूसर से डायरेक्टली खरीदता है और सेल दिस गुड्स टू द रिटेलर्स। यही कर रहा है, फिर नहीं कर रहा? क्लियर है? ठीक है, आगे हम लोग रिटेल देखेंगे, रिटेल ट्रेड को देखेंगे। तो इट रेफर्स टू द बाइंग एंड सेलिंग। देखो बाइंग जो करता है ना रिटेलर, वो करता है बाइंग इन बल्क एंड सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटीज, एंड सेलिंग द गुड्स इन स्मॉल क्वांटिटी। यानी कि जो रिटेलर का काम क्या होता है बेटा, वो इकट्ठा होलसेलर से खरीदता है। अगर आप किसी शॉपकीपर वगैरह पे जाते होंगे, तो आप देखते होंगे कि आप तो गए उसके पास मात्र 2 मैगी लेने के लिए, आप तो गए उसके पास मात्र 2 मैगी के पैकेट लेने के लिए, लेकिन वो मैगी का पूरा कार्टून मंगाता है। मंगाता है नहीं मंगाता? पूरा मैगी का कार्टन मंगाता है वो। तो वो उसने तो बल्क में खरीदा ना, लेकिन आपको क्या दे रहा है, स्मॉल क्वांटिटीज में बेच रहा है। तो एक रिटेलर, इट रेफर्स टू द बाइंग एंड बल्क, यानी कि बल्क में खरीदता है और उन्हीं गुड्स को सेल करता है किसमें, स्मॉल क्वांटिटीज में। उन्हीं गुड्स को सेल करता है किसमें, स्मॉल क्वांटिटीज में। अगर आप इस वाले में देखेंगे, तो इस वाले में आप देखेंगे तो क्या करेगा बच्चों, रिटेलर, रिटेलर से बाय करेगा। रिटेलर क्या करेगा, बाय करेगा। तो बाय जो करेगा वो तो बल्क में करेगा, इकट्ठा करेगा, बट आगे जो कंज्यूमर को सेल करेगा, जो कंज्यूमर को क्या करेगा, सेल करेगा, सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज, सेल इन स्मॉल क्वांटिटीज। तो आई होप आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया होगा, आप लोगों को बच्चों ये समझ में आ गया होगा।
कि किस तरीके से होलसेलर और रिटेलर ने प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के साथ क्या कर दिया, कनेक्टिविटी बिठा दी। प्रोड्यूसर बल्क में बेचता है होलसेलर को, होलसेलर बल्क में बेचता है किसको, रिटेलर को। तो रिटेलर क्या करता है, बल्क में खरीदता है होलसेलर से, यानी कि अगर होलसेलर की साइड से देखें तो सेल हो रहा है, रिटेलर की साइड से देखें तो बाय हो रहा है। देन रिटेलर आगे बेचता है किसे, कंज्यूमर के पास। तो इस चार्ट से आप लोगों को बच्चों समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से होलसेलर और रिटेलर ने कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को कनेक्ट करा, कंज्यूमर और प्रोड्यूसर को क्या करा, कनेक्ट करा। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, अगर इन बॉक्सेस को मैं फिल करूं स्टूडेंट्स, तो मुझे क्या क्या लिखना पड़ेगा सर, प्रोड्यूसर से कौन कनेक्टेड रहता है, होलसेलर, और होलसेलर से कौन कनेक्टेड रहता है, रिटेलर। तो ये लोग ये काम करते हैं। बात आई समझ में, इस तरीके से लिंक बैठता है, इस तरीके चेन बैठती है। बच्चों बात आई समझ में या फिर नहीं आई, जल्दी बताओ बच्चों, बात समझ में आई या फिर नहीं आई। बहुत आसान है। अब आगे इस चीज को देखो, तो रिटेल ट्रेड अगर हम लोग पढ़ेंगे तो रिटेल ट्रेड रेफर्स टू द बाइंग in bulk and selling the goods in small quantities. The retailer buy goods from the wholesaler, बच्चा wholesaler से खरीदेगा and sell these goods to the ultimate consumer. Sell these goods to the ultimate consumer. तो अगर इसमें देखूं, अगर मैं इसमें आपको एक एग्जांपल दूं, मान के चलो जो प्रोड्यूसर होगा वो तो बच्चों बनाएगा 1000 पैकेट्स ऑफ मैगी, या फिर मैं बोल सकता हूँ 100 कार्टन्स भी बोल सकता हूँ। लो अगर मैं इस जगह पे लिख दूं तो 100 कार्टन्स भी बोल सकता हूँ, यानी कि 100 कार्टून मंगाए। होलसेलर उससे कितना खरीदेगा, होलसेलर उससे 10 कार्टून खरीदेगा, यानी कि देखो बल्क में ही चल रहा है अभी भी। रिटेलर कितने खरीदेगा, रिटेलर उससे 1 कार्टून खरीदेगा। और कंज्यूमर कितने खरीदेगा, कंज्यूमर 2 पैकेट्स खरीदेगा। तो इस तरीके से कहानी चलती है, यानी कि देखो इसने कितना बल्क में बनाया, तो इससे बल्क में खरीद ही रहा है, ये भी इससे बल्क में ही खरीद रहा है। बट कंज्यूमर एक ऐसा पॉइंट आ गया जहां पर कि कार्टून खुला, यानी कि बहुत ही स्मॉल क्वांटिटीज में कंज्यूमर के पास गया। बच्चों क्लियर बात है या नहीं है, आगे आ जाओ। एक्सटर्नल ट्रेड, एक्सटर्नल ट्रेड को समझो बच्चों, एक्सटर्नल ट्रेड को समझो। मान के चलो ये इंडिया है, मान के चलो बच्चों क्या ये इंडिया है, मान के चलो बच्चों क्या ये इंडिया है। ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है, ये इंडिया की ज्योग्राफिकल बाउंड्री है। ये कोई अदर कंट्री है, ये कोई बच्चों अदर कंट्री है। थोड़ा सा दूर लिख देता हूं, थोड़ा सा ढंग से बना देता हूं। ये बच्चों इंडिया है, ये कोई दूसरी कंट्री है, कंट्री 1 लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं कंट्री 2। ध्यान से देखना बच्चों, ध्यान से देखना, ध्यान से देखना, एक ही डायग्राम में आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी बहुत अच्छे से। मान के चलो इंडिया क्या करता है, इंडिया के नजरिए से सोचना, इंडिया क्या करता है, कंट्री 1 से बाय करता है, कंट्री 1 से इंडिया क्या करता है, बाय करता है। यानी कि यहाँ पर जो बाइंग एंड सेलिंग चल रही है वो ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं, ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज से बाहर से चल रही है। यानी कि इंडिया जब बाइंग एंड सेलिंग कर रहा है तो वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के अंदर नहीं, वो अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्री से बाहर से बाय कर रहा है, बाहर से सामान खरीद रहा है। तो पहला कंडीशन क्या बना कि भाई दूसरी कंट्री से इंडिया ने बाय करा, दूसरी कंट्री से इंडिया ने बाय करा, और इसी को बोलते हैं बच्चों, इसी को बोलते हैं क्या, इंपोर्ट। कि दूसरी कंट्री से बाय करना, किसी और कंट्री से बाय करने को बच्चों क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। किसी और कंट्री से बाय करने को बच्चों क्या बोलते हैं, इंपोर्ट बोलते हैं। क्लियर है नहीं क्लियर है स्टूडेंट्स। और ऑन द अदर साइड में आप लोगों को बताऊं, ऑन द अदर साइड में बताऊं, मान के चलो इंडिया ने किसी और कंट्री को क्या करा, सेल करा। इंडिया ने किसी और कंट्री को क्या करा बच्चों, सेल करा। यानी कि इंडिया ने ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाके सामान बेचा, अपनी ज्योग्राफिकल बाउंड्रीज के बाहर जाकर सामान बेचा। तो बच्चों इसे क्या बोलेंगे, बच्चों इसे क्या बोलेंगे, इस वाले फैक्टर को क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे बच्चों एक्सपोर्ट। कितना आसान हो गया, कितना आसान हो गया। यानी कि जब एक कंट्री किसी दूसरी कंट्री से सामान खरीदती है तो इंपोर्ट, और जब वो किसी दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज बेचती है तो एक्सपोर्ट। जब किसी दूसरी कंट्री से गुड्स एंड सर्विसेज खरीदेगी तो इंपोर्ट, और किसी दूसरी कंट्री को गुड्स एंड सर्विसेज बेचेगी तो एक्सपोर्ट। यही देखो गिवन है, यही देखो गिवन भी है।
तो पहले हम लोग समझेंगे एक्सटर्नल ट्रेड का मतलब। एक्सटर्नल ट्रेड तो बच्चा समझ गए होंगे, बियॉन्ड द ज्योग्राफिकल लिमिट, ज्योग्राफिकल लिमिट से बाहर जाकर जब हम बाइंग एंड सेलिंग करेंगे उसी को बोलते हैं हम लोग क्या, एक्सटर्नल ट्रेड, उसी को बोलते हैं एक्सटर्नल ट्रेड। एक्सटर्नल ट्रेड का पहला पार्ट होता है एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट क्या करता है, सेल ऑफ गुड्स टू अ फॉरेन कंट्री। देखो अगर यहाँ पर हम एक्सपोर्ट को देखें भी ना, अगर मैं ब्लू वाले बॉक्स को देखूं तो ब्लू वाले बॉक्स में क्या हो रहा है, इंडिया दूसरी कंट्री को सेल कर रही है, इंडिया दूसरी कंट्री को सेल कर रही है, इसी को बोलेंगे बच्चों क्या, एक्सपोर्ट। इस ब्लू वाले बॉक्स को क्या बोलेंगे बच्चों, एक्सपोर्ट। द डेवलपिंग कंट्रीज लाइक इंडिया एनकरेज एक्सपोर्ट एज इट रिजल्ट इन इंक्रीजिंग फॉरेन रिजर्व। इंडिया डेवलपिंग कंट्री है तो आपने देखा होगा टीवी वगैरह पर, न्यूज़पेपर वगैरह पर कि मोदी जी हल्ला करते रहते हैं कि अपने देश में गुड्स को बनाओ और उसके बाद जाकर आप उन गुड्स को अपने देश से बाहर जाकर बेचो, यानी कि जो पूरी दुनिया को आप लोग समझो और पूरी दुनिया के हिसाब से आप गुड्स एंड सर्विसेज को बनाओ और पूरी दुनिया को बेचो। यानी कि मोदी जी इनडायरेक्टली बोलते हैं कि इंडिया में बनाया हुआ गुड्स पूरे दुनिया में जाना चाहिए, यानी कि इंडिया एक एक्सपोर्टिंग कंट्री होना चाहिए। क्यों होना चाहिए, क्योंकि जब आप दूसरी कंट्रीज में अपना माल बेचोगे तो उस कंट्री की करेंसी आपके पास आएगी, उस कंट्री का पैसा आपके पास आएगा, फॉरेन रिजर्व आपके पास आएगा, जिससे कि आपकी ताकत बढ़ेगी, जिससे कि आपकी ताकत बढ़ेगी। इंपोर्ट का मतलब इट रिफर्स टू द बाइंग ऑफ गुड्स फ्रॉम अ फॉरेन कंट्री। सर दूसरी फॉरेन कंट्री से गुड्स को बाय करना ही क्या होता है, इंपोर्ट होता है। इंपोर्ट क्या चीज अच्छी होती है, इंपोर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड इज एनकरेज्ड एज कंपेयर टू द इंपोर्ट ऑफ कंज्यूमर गुड्स। एक कंट्री के लिए हमेशा एक बेनिफिशियल इंपोर्ट करना क्या होता है, इंपोर्टिंग के लिए बेनिफिशियल कौन सा गुड्स होता है, एक कैपिटल गुड्स या फिर टेक्नोलॉजी। भाई टेक्नोलॉजी आप इंपोर्ट करोगे तो आप अपनी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को इंप्रूव कर सकोगे, अपनी कंट्री के अंदर आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इंप्रूव कर सकोगे, ठीक है। आप अपनी कंट्री के लिए कैपिटल गुड्स को इंपोर्ट कर रहे हो, मशीनरीज को इंपोर्ट कर रहे हो, एसेट को इंपोर्ट कर रहे हो, तो अच्छी चीज है बाहर से जब इंपोर्ट करोगे ना, जो आपकी कंट्री में प्रोडक्शन को इंक्रीज करे। कैपिटल गुड्स का मतलब क्या हो गया, वो गुड्स जो कि आपकी कंट्री के अंदर प्रोडक्शन को इंप्रूव करें, प्रोडक्शन को इंप्रूव करें, ठीक है, वो होते हैं आपके कैपिटल गुड्स, ठीक है। ऐसे आप टेक्नोलॉजी भी इंप्रूव करोगे, टेक्नोलॉजी भी इंपोर्ट करोगे, तब भी आपका प्रोडक्शन इंप्रूव होगा। तो एक कंट्री के लिए हमेशा जो बेनिफिशियल होता है ना, वो क्या होता है कि टेक्नोलॉजी और कैपिटल गुड को एंकरेज करो इंपोर्ट करने के लिए, ना कि कंज्यूमर गुड्स को। एक कंट्री के लिए कंज्यूमर गुड्स को इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। रीजन बीइंग कि कंज्यूमर गुड्स ना हमें कोई फायदा नहीं देता। हम बाहर से अगर चॉकलेट इंपोर्ट करेंगे ना अपनी कंट्री के अंदर, तो उससे हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा नहीं, लेकिन अगर हम चॉकलेट बनाने की मशीन को इंपोर्ट कर सकेंगे तो वही चॉकलेट हम इंडिया में भी बना सकेंगे। सोच के देखो, हम चॉकलेट खरीदने से अच्छा हम चॉकलेट बनाने की टेक्नोलॉजी और चॉकलेट बनाने की मशीन को अगर इंपोर्ट कर लेंगे तो वही चॉकलेट हम इंडिया में बना सकेंगे, और वो चॉकलेट इंडिया में बना के पूरे देश, पूरे वर्ल्ड में हम लोग एक्सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन क्या होता है, हम मशीनरीज को, टेक्नोलॉजी को तो इंपोर्ट करते नहीं, सीधे माल ही खरीद लेते हैं, जिससे क्या होगा, अब हमारे देश में कोई आउटपुट बढ़ा ही नहीं, ना एम्प्लॉयमेंट जनरेट हुआ, इंस्टेड हमारा फॉरेन रिजर्व भी चला गया। क्लियर है। तो एक्सपोर्ट करो, इंपोर्ट नहीं, इंपोर्ट करना भी है तो टेक्नोलॉजी और कैपिटल को इंपोर्ट करो। और एक्सपोर्ट का मतलब दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज को दूसरी फॉरेन कंट्री को बेचना, और गुड्स एंड सर्विसेज को फॉरेन कंट्री से खरीदने का मतलब इंपोर्ट हो गया। क्लियर है बच्चों। अब एंटरपोर्ट को समझो, एंटरपोर्ट क्या होता है, एंटरपोर्ट को समझो, एंटरपोर्ट क्या होता है। ये मान के चलो इंडिया है, ये कंट्री है, कंट्री 1, ये कंट्री है, कंट्री 2। अब इंडिया बच्चों क्या करेगी, ध्यान से सुनना, इंडिया बच्चों क्या करेगी। सर कंट्री 1 से इंडिया ने गुड्स क्या करा, बाय करा, देन उसी सेम गुड्स को बाय करा, गुड्स को, देन उसी सेम गुड्स को सेल कर दिया किसे, देन उसी गुड्स को सेल कर दिया किसे, कंट्री 2 को, देन उसी गुड्स को सेल कर दिया किसे बच्चों, कंट्री गुड्स को, कंट्री 2 को। इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट ट्रेड। यानी कि किसी एक कंट्री से हमने गुड्स खरीदा और दूसरी कंट्री को गुड्स बेच दिया, किसी एक कंट्री से गुड्स खरीदा और दूसरी कंट्री को गुड्स बेच दिया, इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट, इसे बोलते हैं एंटरपोर्ट। इंपोर्ट में क्या था, खाली इंडिया बाय कर रहा है तो इंपोर्ट, खाली इंडिया सेल कर रहा है तो एक्सपोर्ट, लेकिन इंडिया दूसरी कंट्री से बाय भी कर रहा है, देन उसी गुड को दूसरी कंट्री में बेच भी रहा है, तो बच्चों एंटरपोर्ट ट्रेड। क्लियर है। इसका बहुत अच्छा मैं एग्जाम्पल देता हूं, मैं उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल देता हूं।
मान के चलो ये आपका इंडिया है। अभी बच्चों आप लोगों को पता है रशिया और यूक्रेन में जब युद्ध हुआ था तो रशिया के ऊपर ना क्या लगा दिए थे, ट्रेड सैंक्शन लगा दिए थे कि रशिया किसी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर सकता। अगर कोई कंट्री रशिया के साथ ट्रेड करेगी तो उसके ऊपर भी कड़े कड़े क्या लगाए जाएंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस लगा देंगे, उसको बायकॉट करा जाएगा। बट अल्टीमेटली हुआ क्या, क्योंकि यूरोप की हालत ऐसी है, यूरोप की हालत ऐसी है कि यूरोप में जितना भी एनर्जी यूज होती है वो सारी एनर्जी रशिया से आती है। तो रशिया ना यूरोप के लिए एक तरीके से भगवान की तरह काम करता है। अगर रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा देंगे तो यूरोप की ऐसी की तैसी हो जाएगी। और रशिया ने वही करा कि यूरोप को मना कर दिया कि मैं तुम्हें पावर नहीं दूंगा। तो यूरोप में ठंड इतनी पड़ती है कि वहां के लोग ना, जब उन्हें गर्मी नहीं मिलेगी, क्या बोलते हैं, हीट, यानी कि आग लगाने के लिए हीट ही नहीं, वो एनर्जी ही नहीं मिलेगी, पेट्रोल नहीं मिलेगा, गैसेस नहीं मिलेंगी, तो यूरोप के लोगों का बहुत बुरा हाल होगा। तब ऐसे केस में यूरोप सामान खरीदेगा कैसे? तो बच्चों उस जगह पर इंडिया ने क्या करा, मीडिएटर की तरह काम करा। इंडिया क्या करती थी, रशिया से एनर्जी को खरीदती थी, बाय करती थी, देन उसी एनर्जी को किसे बेच देती थी, यूरोप में बेच देती थी। तो इंडिया ने काम क्या करा, इंडिया ने एक तरीके से एक इंटरमीडिएट का काम करा। इंडिया एंटरपोर्ट ट्रेड कर रही थी, इंडिया एंटरपोर्ट ट्रेड कर रही थी। बात आई समझ में या फिर नहीं आई? तो इंडिया ने क्या करा कि रशिया को डायरेक्टली, तो रशिया जो है डायरेक्टली यूरोप को तो भेजेगा नहीं, इंडिया ने क्या करा, रशिया ने इंडिया को बेचा, इंडिया में देन यूरोप को भेज रही है। ऐसा अब चल रहा है, आप जाके देख सकते हैं। इसका दूसरा एक एग्जाम्पल और भी है कि बच्चों इंडिया ने क्या, एक और एग्जाम्पल है कि अफ्रीका में ना रॉ डायमंड्स बनते हैं। अफ्रीका में बच्चों रॉ डायमंड्स बनते हैं, रॉ डायमंड्स, अनकट डायमंड जिन्हें बोलते हैं। अब इंडिया में एक स्टेट है गुजरात, गुजरात में एक सिटी है सूरत, जो कि डायमंड्स के लिए बहुत ज्यादा फेमस है। तो ये सूरत जो है ना, यहाँ से इन रॉ डायमंड्स को परचेज करता था, यानी कि इंपोर्ट करे। भाई अफ्रीका से खरीद रहा है तो इंपोर्ट हो गए। देन जब इनको चमका चमकू को एकदम फिनिश, एकदम बिल्कुल चमकदार हीरे बनाकर कहां सेल कर देता था, एम्स्टरडेम। कहां सेल कर देता था, एम्स्टरडेम। इसे भी बच्चों में बोल सकता हूं क्या, इसे भी मैं बोल सकता हूं एंटरपोर्ट ट्रेड, यानी कि सेम गुड्स को, देखो इंपोर्ट में क्या था, किसी गुड्स को खरीदना, एक्सपोर्ट में था किसी गुड्स को बेचना। लेकिन आप किसी सेम गुड्स को खरीद रहे हैं। इंडिया ने क्या खरीदी, एनर्जीज खरीदी, और उन्हीं एनर्जीज को रशिया, उसको यूरोप को बेचा। डायमंड खरीदे और उन्हीं डायमंड को एम्स्टरडेम भेजा। तो ये एंटरपोर्टेड है। एंटरपोर्ट ट्रेड में गुड्स सेम होना चाहिए, खरीदने और बेचने वाला। आओ देखो, इट रिफर्स टू द इंपोर्ट ऑफ गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ एक्सपोर्ट। गुड्स को इंपोर्ट करना, एक्सपोर्ट करने के लिए यही बोला जाता है क्या, एंटरपोर्ट ट्रेड। क्लियर है बच्चों, कोई प्रॉब्लम? आगे देखते हैं एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड, एड्स और ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। सर यानी कि वो सारे फैक्टर्स जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं, वो सारे फैक्टर जो कि ट्रेडिंग में हेल्प करते हैं। पहला है बच्चों क्या, ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट क्या काम करता था, देखो हमने पहले बताया था हिंड्रेंस ऑफ लोकेशन, हमने पढ़ी थी नहीं पढ़ी थी, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस, यानी कि गुड्स बन किसी और जगह रहा है, गुड्स कंज्यूम किसी और जगह होगा, तो दोनों की प्लेसेस अलग अलग है। अब दोनों के प्लेसेस को मिलाने के लिए क्या चाहिए, लिंक करने के लिए क्या चाहिए, ट्रांसपोर्ट चाहिए। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता था, तो आप देखोगे कि प्रोडक्शन जो होता पर्टिकुलर प्लेसेस पे, यानी कि अलग अलग प्लेसेस पे होता था, ठीक है। तो अब क्या होने लगा कि कंजम्पशन किसी और जगह हो रहा है, प्रोडक्शन किसी और जगह हो रहा है। तो इस ऑब्स्टेकल को, इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए क्या आया, ट्रांसपोर्ट आया। तो ट्रांसपोर्ट क्या करता था, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटेट्स मूवमेंट ऑफ रॉ मटेरियल टू द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन एंड द फिनिश गुड्स फ्रॉम द फैक्ट्रीज टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन। यानी कि ट्रांसपोर्ट ने क्या करा, जो गुड्स को डिलीवर करा कहां से, फ्रॉम द प्लेस ऑफ प्रोडक्शन से टू द प्लेस ऑफ कंजम्पशन तक। ट्रांसपोर्ट ने वो काम करा कि भैया जिस जगह पर गुड्स बन रहा है हम वहां से उठाएंगे, और जिस जगह पर गुड्स कंज्यूम हो रहा है वहां पर जाकर दे देंगे, हम ये काम करेंगे। तो इसने ऑब्स्टेकल ऑफ प्लेस को, हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को हटा दिया। सेकंड क्या करने लगा, बैंकिंग। सर बिजनेस एक्टिविटीज करी ही नहीं जा सकती जब तक फंड्स नहीं है। तो बैंकिंग सेक्टर क्या करता है, नेसेसरी फंड्स को प्रोवाइड करवाता है, नेसेसरी फंड्स को प्रोवाइड करवाता है बिजनेसमैन को, जिससे कि वो भी क्या कर सके, बिजनेस को स्टार्ट कर सके, गुड्स को खरीद सके, गुड्स को बेच सके, उधार पे बेच सके, उसको फंड्स की प्रॉब्लम ना आए। तो बैंकिंग सेक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट वर्क प्ले करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें प्रॉब्लम ऑफ फाइनेंस को रिमूव करने में। तो बैंकिंग एक्चुअली काम क्या करेगा कि अगर आप बिजनेस नहीं कर पा रहे तो बैंकिंग आपकी उस प्रॉब्लम को दूर करेगा कि हमसे पैसा उधार लेके जाओ, आप भी अपना बिजनेस स्टार्ट करो, जिससे कि आपको भी हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस से रिमूव करा जा सके। थर्ड होता है बच्चों इंश्योरेंस। इंश्योरेंस क्या करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क से आपको बचाएगा।
हर बिजनेस में रिस्क होता है और रिस्क अलग अलग जगह पर होता है। कि मान के चलो गुड्स को खरीद रहे हैं तब भी रिस्क है, गुड्स को बेच रहे हैं तब भी रिस्क है, अपनी जगह पर आपने स्टॉक रख रखा है तब भी रिस्क है। बात आई समझ में? तो ये इंश्योरेंस कुछ उस तरीके के रिस्क से आपको सेव करता है, सेव करता है। जैसे फैक्ट्री, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर मस्ट बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द फायर, थेफ्ट एंड अदर रिस्क। अब भैया आपकी फैक्ट्री की बिल्डिंग है, फर्नीचर है, स्टॉक है, उनमें चोरी होने का डर है, उनमें आग लगने का डर है, तो इन चीजों से ना आपको बचाता है। तो मटेरियल्स एंड गुड्स हेल्ड इन स्टॉक और इन ट्रांजिट सब्जेक्ट टू द रिस्क ऑफ लॉस एंड डैमेज। और जो आपके पास गुड्स रखे हुए हैं, जो आपके गुड्स ट्रांजिट में है, यानी कि जो आपके गुड्स आ रहे हैं, आपने खरीद लिए, रास्ते में आ रहे हैं, वो कहीं आप बेच रहे हो तो जा रहे हैं, यानी कि जो रास्ते में जो गुड्स हैं उनमें भी तो लॉस होने का खतरा है। तो इंश्योरेंस क्या करेगा, उन रिस्क से आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाता है। यानी कि आपको पहले रिस्क समझना पड़ेगा कि रिस्क क्या क्या है। कि भाई फैक्ट्री बिल्डिंग में आग लगी, किसी एसेट में आग लग गई, फर्नीचर में आग लग गई, कोई चीज चोरी हो गई, आपके जो गुड्स जा रहे हैं वो रास्ते में चोरी हो गए, आपके यहाँ से चोरी हो गए, या आग लग गई, या कुछ खराबी आ गई, तो लॉसेस कहीं पर भी हो सकते हैं। और उन लॉसेस से प्रोटेक्शन कौन दिलवाता है? इंश्योरेंस। उन लॉसेस से प्रोटेक्शन कौन दिलवाता है? इंश्योरेंस दिलवाता है। फोर्थ है क्या बच्चों? वेयर हाउसिंग। इसके लिए सबसे देखो, गुड्स बनते किसी और टाइम पर है, कंज्यूम किसी और टाइम पर होंगे, ये प्रॉब्लम होती है नहीं होती। तो वेयर हाउसिंग क्या करता है, ये जो टाइम गैप होता है इसको क्या कर देता है? खत्म कर देता है। मान के चलो एक गुड बनना है जुलाई में और वो कंज्यूम करा जाएगा जनवरी में, तो बीच में जो 6-7 महीने का टाइम है, उस टाइम पर इस गुड्स को क्या करा जाएगा? कुछ नहीं, उठा के वेयर हाउस में रख दो, यहाँ पर सेफ रहेगा। तो वेयर हाउस ने क्या करा? हिंड्रेंस ऑफ टाइम को रिमूव करा। आओ देखो, यूजुअली गुड्स आर नॉट सोल्ड कंज्यूम इमीडिएटली। भाई एकदम से, या फिर एकदम से जो कंज्यूम नहीं करे जाते उनको स्टॉक में रखा जाता है। उनको क्या रखा जाता है? स्टॉक में रखा जाता है। तो स्पेशल अरेंजमेंट होना चाहिए कि उन गुड्स को जब स्टोर करें तो उनमें लॉस या फिर डैमेज ना हो। भाई आपने कोई गुड्स बनाया और आप ऐसे खुले में उस गुड्स को रख दोगे तो उसमें लॉस और डैमेज होने के चांसेस हैं। तो वेयर हाउसेस क्या होते हैं, गोदाम क्या होते हैं, वहां पर आपका गुड्स सेफ रहता है। तो जैसे आपके गुड्स की डिमांड रही, आपने अपने गोदाम में से गुड्स निकाला और जाकर बेच दिया। क्लियर है? तो वेयर हाउसिंग हेल्प्स बिजनेस फर्म टू ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ स्टोरेज एंड फैसिलिटीज द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स व्हेन नीडेड। तो वेयर हाउस काम ही ये करता है, वेयर हाउस काम ही ये करता है कि जिस टाइम पर गुड्स बने उस टाइम पर तो उनकी नीड है नहीं, लेकिन जिस टाइम पर नीड होती है तो वही गुड्स उस टाइम पर अवेलेबल करवा देता है। क्लियर है या फिर नहीं है? फिफ्थ है बच्चों एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग का काम करता है बच्चों, ट्रेडर, आप इस चीज को देखो कि एक प्रोड्यूसर क्या बना रहा है, ये हम लोगों को, हम कंज्यूमर, और हमें कैसे पता लगेगा कि प्रोड्यूसर ये काम कर रहा है? एड से। एड से पता लगता है नहीं लगता? एडवर्टीजमेंट से पता लगता है नहीं लगता? अभी हम कोई काम करते हैं, हमने स्विगी जोमेटो के भी ऐड देखे होंगे, तो उन लोगों ने हम लोगों को बताया कि भैया आपके घर तक हमने ऐसा प्रोडक्ट निकाला है जो कि आपके मन पसंदीदा रेस्टोरेंट है, आपकी मन पसंद डिश को उठाएगा और आपके घर पे लाकर बहुत जल्दी दे देगा। हमने कहा यार ये तो बहुत बढ़िया चीज है, ट्राई करते हैं। तो हमें कैसे पता लगा? क्योंकि जोमेटो ने हमें बताया, हमें कम्युनिकेट करा, जोमेटो और स्विगी ने यही तो करा। तो उस कम्युनिकेशन को ही बोलते हैं बच्चों एडवर्टीजमेंट। ठीक है? तो इट इज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल फॉर ऑल द प्रोड्यूसर्स एंड ट्रेडर्स टू कॉन्टेक्ट ईच अदर एंड एवरी कस्टमर। मतलब इम्पॉसिबल है ना स्विगी और जोमेटो को पर्सनली मुझे कॉल करके बताना कि हम ये कर रहे हैं। क्लियर है? तो दस फॉर प्रमोटिंग सेल्स, अगर उन्हें सेल्स बढ़ानी है तो इंफॉर्मेशन इज मेड अवेलेबल थ्रू एडवर्टीजमेंट एंड पब्लिसिटी टूल्स थ्रू देयर फीचर प्राइस टू द पोटेंशियल कस्टमर्स। तो जोमेटो स्विगी ने क्या करा? एडवर्टीजमेंट चलाए, एड चलाई, यानी कि बल्क में लोगों को पता है। भाई टीवी पे एड चला दिया, उन्होंने बता दिया कि हम ये काम कर रहे हैं, वो सारे लोग देख रहे हैं, उनको पता लग गया कि जोमेटो स्विगी ये काम कर रहा है। उसने पर्सनली नहीं बोली। तो एडवर्टीजमेंट क्या बताता है? भाई आपके प्रोडक्ट के बारे में बताएगा, प्राइसेस बताएगा, फीचर्स बताएगा, जिससे कि आपकी सेल इंक्रीज होने के चांसेस हो सकते हैं। यानी कि हिंड्रेंस ऑफ कम्युनिकेशन को दूर करता है। 6 है बच्चों क्या? कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन प्रोड्यूसर्स एंड कंज्यूमर एंड ट्रेडर्स। सर अभी मैंने ना ये वाली आपको चेन पढ़ाई थी। अब देखना, प्रोड्यूसर इज कनेक्टेड टू होलसेलर, होलसेलर इज कनेक्टेड टू रिटेलर एंड प्रोड्यूसर बोथ, रिटेलर होलसेलर कंज्यूमर से दोनों से कनेक्ट रहता है और कंज्यूमर रिटेलर से कनेक्ट रहता है। अब सर मेरे को एक बात बताओ, प्रोड्यूसर ने कोई नया प्रोडक्ट निकाला, वो होलसेलर को कैसे बताएगा? वो होलसेलर को कैसे बताएगा कि ये जो प्रोडक्ट मैंने निकाला है वो प्रोडक्ट तू खरीद या तू आगे बेच? कैसे बताएगा? कम्युनिकेट करके। और ऐसी होलसेलर बोलेगा कि भैया मार्केट में नया प्रोडक्ट आया है, रिटेलर तू अपनी दुकान पे रख, वो भी कैसे बोलेगा?
होलसेलर भी कैसे बोलेगा रिटेलर को, कम्युनिकेट करके। और रिटेलर कंज्यूमर को कैसे बताएगा, यार सर ये वाला प्रोडक्ट लेके जाओ, बहुत ही अच्छा है, आपकी जिंदगी को बहुत ही आसान कर देगा। तो वो भी कैसे, कम्युनिकेट करके। यानी कि प्रोड्यूसर, होलसेलर, रिटेलर और कंज्यूमर के बीच में कैसा होना चाहिए, एक कम्युनिकेशन नेटवर्क होना चाहिए, सो दैट हर इंपॉर्टेंट चीज को आपस में ये लोग कैसे कर सके, शेयर कर सके। अगर कम्युनिकेशन नहीं होगा तो मार्केट के अंदर होलसेलर कोई नया प्रोडक्ट लेकर ही नहीं आएगा, और वो प्रोडक्ट फिर कभी कंज्यूमर तक पहुंचेगा ही नहीं। तो अगर आप देखेंगे इधर, तो कम्युनिकेशन हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है बिटवीन प्रोड्यूसर, कंज्यूमर्स एंड ट्रेडर्स। द कॉमन कम्युनिकेशन सर्विस आर पोस्टल सर्विस, टेलीफोन सर्विस, इंटरनेट। और सर कम्युनिकेट कैसे करते हैं, फोन पे कर लेंगे, इंटरनेट मेल के थ्रू कर लेंगे। पहले तो पोस्टल नहीं, चिट्ठियां भी चलती थी, अब नहीं, बट यहाँ पे लिख रहा है तो आप पेपर में लिखाना। तो बच्चों यहाँ पर आपका ना वो चार्ट खत्म हो गया इंडस्ट्री और कॉमर्स वाला। इंडस्ट्री मतलब प्रोडक्शन ऑफ गुड्स, कॉमर्स जो गुड्स प्रोड्यूस हुए इंडस्ट्री के अंदर वो अल्टीमेट कंज्यूमर तक पहुंचने कैसे हैं, कॉमर्स उस चीज का ध्यान रखता है। तो अब आपका ये चीज कंप्लीट हो गया। लास्ट में जो आपको एक बहुत ही ज्यादा जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है आपका बिजनेस रिस्क। क्या होता है बिजनेस रिस्क, देखो, बिजनेस रिस्क रेफर्स टू द प्रोबेबिलिटी ऑफ द लॉसेस और इनएडिक्वेट प्रॉफिट ड्यू टू अनसर्टेनिटीज और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। यहां पर ना एक एक शब्द को बहुत ढंग से समझो। प्रोबेबिलिटी को बाद में देखते हैं, लॉसेस को बाद में देखते हैं, इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स को बाद में देखते हैं। अभी जो हमें समझना है वो समझना है अनसर्टेनिटी और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स विच आर बियॉन्ड कंट्रोल। सर अनसर्टेन इवेंट्स और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स का मतलब क्या हो गया, सर कोई चीज हमने डिसाइड कर रखी है, कोई चीज हमने प्लान कर रखी है कि ऐसे होगी, ऐसे ही होगी, ये ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। मान के चलो हमने कोई ऐसी चीज सोची ही नहीं जो हमारे दिमाग में आई नहीं। सपोज करो जो मैं बोल रहा हूं उस चीज को समझो। मैंने सोचा कि भाई मैं अपना बिजनेस करूंगा, ये गुड्स बनाऊंगा, मैं वहां से 1 लाख का गुड्स खरीदूंगा, 50,000 रुपए बनाने में लगेंगे, टोटल को 1.5 लाख रुपए आएगी और मैं 2.5 लाख रुपए का बेच दूंगा। अभी तक ये नॉर्मल प्लान चल रहा है। अगर बीच में कुछ घटना घट गई जो कि अनएक्सपेक्टेड थी, अनसर्टेन थी, यानी कि मुझे पता ही नहीं था कि वो घटेगी, जिसके लिए मैंने कभी प्लान ही नहीं करा था, मुझे एक्सपेक्टेशन ही नहीं थी कि वो होगा। मान के चलो मेरा गुड्स मैंने बेचा 2 लाख रुपए का गुड्स कहीं पर, वो रास्ते में जा रहा है और चोरी हो गया। क्या उसकी संभावना थी मुझे, क्या उसकी एक्सपेक्टेशन थी मुझे, नहीं थी। अनएक्सपेक्टेड इवेंट, क्या उसकी सर्टेनिटी थी, नहीं यार चोरी तो हो सकती है, चोरी तो होगी सर्टेन है, होगी नहीं, अनसर्टेन इवेंट है। किसने सोचा चोरी हो जाएगी, आप घर से निकले, आपको पता है कि आपके साथ कब बुरा हो जाए। तो अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स, ठीक है, वो कैसे होते हैं, बियॉन्ड द कंट्रोल। सर चोरी को कंट्रोल कर सकते हो, थेफ्ट को कंट्रोल कर सकते हो, आग लगने को कंट्रोल कर सकते हो। अगर मान के चलो भूकंप आ गया, सुनामी आ गई, जिससे आपका बहुत ज्यादा बिजनेस के अंदर नुकसान हो गया, क्या उसको कंट्रोल कर सकते हो, नहीं। तो पहली चीज क्या, अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स एंड अनसर्टेन इवेंट्स आर बियॉन्ड कंट्रोल, वो आपके कंट्रोल से बाहर होते हैं। अब इन एक्सपेक्टेड और इन अनसर्टेन इवेंट्स की वजह से जो आपको लॉस होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है, उसी को बोलते हैं रिस्क। तो रिस्क क्या बोलता है कि आपको लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, रिस्क का मतलब लॉस होने की प्रोबेबिलिटी, रिस्क का मतलब बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ लॉसेस एंड इनएडिक्वेट प्रॉफिट, यानी कि प्रॉफिट्स भी कम होना एक लॉसेस में ही काउंट होता है। कि आप सपोज कर रहे थे 20,000 रुपए का प्रॉफिट होगा और एक लॉस हो गया, नुकसान हो गया, जिसकी वजह से 2,000 का प्रॉफिट हो गया। तो 20,000 से प्रॉफिट 2,000 आया, इनएडिक्वेट प्रॉफिट हो गया, तो 18,000 रुपए का लॉस होने की वजह से ही तो वो 20,000 का प्रॉफिट 2,000 रुपए का हुआ। तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट भी एक तरीके का लॉसेस ही है। तो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी को रिस्क बोलते हैं, लॉस होने की प्रोबेबिलिटी को रिस्क बोलते हैं। अब वो लॉस होता क्यों है, ड्यू टू अनसर्टेन और अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स जो कि हमारे कंट्रोल से बाहर है, तो इसको बोलते हैं बच्चों बिजनेस रिस्क। नुकसान होने की संभावना, नुकसान होने की संभावना। फॉर एग्जाम्पल डिमांड फॉर अ प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट की डिमांड में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्टेस एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर। अब ऐसा होता है, मतलब जो कपड़े वगैरह के जो व्यापारी होते हैं, जो कपड़े वगैरह की दुकान चलाते हैं, उनको ऐसा रिस्क बड़ा देखना पड़ता है, उनको मार्केट को बहुत अच्छे से समझना पड़ता है। वो लोग देखते हैं यार कि जो फैशन इंडस्ट्री चलती है ना, वो ऑलमोस्ट सेलिब्रिटीज के ऊपर चलती है कि किस सेलिब्रिटीज ने किस तरीके के कपड़े पहनना स्टार्ट कर दिए। तो हमारी जो आम जनता है, जो नॉर्मल कंज्यूमर है, वो भी उस तरीके के कपड़े पहनना स्टार्ट कर देगा, फिर वो ट्रेंड बन जाता है। अब प्रोड्यूसर ने वैसे कपड़े बनाना स्टार्ट करे, होलसेलर ने वैसे कपड़ों का स्टॉक रखा, रिटेलर वैसे कपड़े बेच रहा है कंज्यूमर को।
अब मान के चलो क्या होगा कि एक और नई चीज आई मार्केट के अंदर और ट्रेंड बदल गया, कपड़ों के स्टाइल बदल गया, तो कस्टमर की टेस्ट एंड प्रेफरेंस बदलने की वजह से, और वो की अनएक्सपेक्टेड है, हमारी कंट्रोल से बाहर है, उसकी वजह से बच्चों क्या होगा, होलसेलर प्रोड्यूसर को लॉसेस होने के चांसेस रह सकते हैं। और चेंज इन फैशन ड्यू टू चेंजिंग कॉम्पिटिटर्स पॉलिसी एक्सेट्रा, ये भी हो सकता है। मान के चलो, सपोज करके चलो, आपने बच्चों एक छोले भटूरे की दुकान खोली और आपने 60 रुपए के आपने प्राइजेस रखे कि 60 रुपए की प्लेट है छोले भटूरे की, ठीक है, आपकी बिक रही है, बराबर में आपका एक और कॉम्पिटिटर आ गया, तो कॉम्पिटिटर आना ही आपके लिए एक अनएक्सपेक्टेड इवेंट है, चलो कोई बात नहीं, वो भी तो एक लॉस है, अब कोई नहीं देख लेंगे। अब उस कॉम्पिटिटर ने क्या करा कि अपनी प्लेट को 40 रुपए का रख दिया, तो कॉम्पिटिटर पॉलिसी क्या है, सस्ते में बेचो, तो उसकी वजह से आपको क्या होना स्टार्ट हो गया, लॉस होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि आप पहले तो अकेले बेच रहे थे वो भी 60 रुपए में, अब आपकी सेल भी डिवाइड हो चुकी और आपको कम ही बेचना पड़ रहा है, सोच के देखो, क्लियर है नहीं क्लियर है। तो कॉम्पिटिटर पॉलिसी की वजह से भी रिस्क हो सकता है, ठीक है। अब रिस्क के नेचर क्या क्या होता है, सर बिजनेस रिस्क अराइजेस ड्यू टू अनसर्टेनिटी, सर अनसर्टेनिटी मींस व्हेन यू आर नॉट श्योर ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अनसर्टेनिटी का मतलब यही तो हो गया कि हमें पता ही नहीं है फ्यूचर में क्या होगा, एवरीथिंग इज अनसर्टेन, तो उन अनसर्टेनिटीज की वजह से रिस्क होता है। रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ द बिजनेस, सर कोई बिजनेस अपने रिस्क को अवॉइड कर ही नहीं सकता, कम कर सकता है, लेकिन एलिमिनेट नहीं कर सकता। एक बिजनेस के अंदर रिस्क को कम करा जा सकता है, प्रिपरेशन के साथ, कैलकुलेशन के साथ एक रिस्क को कम करा जा सकता है, बट उसको एलिमिनेट नहीं करा जा सकता। डिग्री ऑफ रिस्क डिपेंड्स अपॉन द नेचर एंड साइज ऑफ द बिजनेस, सर अगर बिजनेस का नेचर कपड़े वाला, मतलब कपड़े में फैशन इंडस्ट्री का बिजनेस है, तो वहां पर रिस्क बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस कस्टमर के बहुत जल्दी चेंज होते हैं। लेकिन अगर आप ज्वेलरी का कोई बिजनेस है तो वहां पर रिस्क कम होगा, क्योंकि ज्वेलरी का ट्रेंड ऐसा है कि कभी खत्म नहीं हो सकता, और कोई ज्वेलरी का डिजाइन अगर चेंज हो भी जाती है तो आप कुछ नहीं करोगे, उसको पिघलवाओगे और नई डिजाइन में कन्वर्ट करवा दोगे, यानी कि आपका रिस्क कंपैरेटिवली कम रहता है। तो आप क्या बिजनेस करते हो, आपके बिजनेस का नेचर क्या है, उस पर भी रिस्क डिपेंड करता है। और आपके बिजनेस का साइज क्या है, सर जितना बड़ा बिजनेस उतना बड़ा रिस्क, जितना छोटा बिजनेस उतना छोटा रिस्क। सर 1 लाख रुपए का बिजनेस चला रहा हूं मैं, तो 1 लाख का ही रिस्क होगा। मैं 1,000 करोड़ का बिजनेस चला रहा हूं तो 1,000 करोड़ का रिस्क होगा। तो सोचो कि अंबानी कितना बड़ा रिस्क लेता है और ये छोटे छोटे दुकानदार कितना बड़ा रिस्क लेते हैं। तो जितनी बड़ी बिजनेस होगा उतना बड़ा रिस्क होगा, जितना छोटा बिजनेस होगा उतना ही छोटा रिस्क होगा। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर बियरिंग द रिस्क। अब आप बोलेंगे सर जब बिजनेस के अंदर रिस्क है तो इतने सारे लोग बिजनेस करने के लिए क्यों भाग रहे हैं, क्योंकि बच्चों रिस्क लेने का फायदा क्या होता है, प्रॉफिट। जितना ज्यादा आप रिस्क लेते हो ना उतना ज्यादा प्रॉफिट भी आपको मिलता है, जितना बड़ा आप रिस्क लेते हो उतना ज्यादा प्रॉफिट मिलने की भी आपको चांसेस होते हैं। तो बिजनेसमैन जो है प्रॉफिट अर्न करता है जबकि वो रिस्क बियर कर रहा है, रिस्क बियर करने की वजह से उसको प्रॉफिट मिलता है। नो रिस्क नो गेन, लार्जर द रिस्क मोर इज द प्रॉफिट। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका प्रॉफिट नहीं होगा, लेकिन आप जितना बड़ा रिस्क लोगे आपको उतना ज्यादा प्रॉफिट होगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका क्या, कॉजेज ऑफ बिजनेस रिस्क। सर बिजनेस रिस्क होता क्यों है, पहला नेचुरल कॉजेज। नेचुरल कॉजेज में मतलब अर्थक्वेक आ गया, फ्लड आ गया, ड्राउट आ गया, फेमाइन आ गया, यानी कि नेचर की वजह से आपको लॉस हो गया कि भैया अर्थक्वेक आ गया, सुनामी आ गई, क्या बोलते हैं फ्लड आ गई, ड्रॉट हो गया, यानी कि भुखमरी होना स्टार्ट हो गई, सूखा पड़ गया। जैसे फॉर एग्जाम्पल किसान लोग क्या करते हैं, अपनी खेती उगाई, वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यार बीज बो दिए, सारा काम कर दिया, अब बस फसल उगना रह गई है। अब फसल उगने के लिए क्या चाहिए, बारिश होना जरूरी है। बारिश होगी जुलाई अगस्त में जाकर, बट क्या हो गया, उस साल सूखा पड़ गया, ड्राउट हो गया, बारिश हुई नहीं। सर नेचुरल रिस्क, क्या उनके कंट्रोल में था, नहीं था। फेमाइन मतलब भुखमरी, सर भुखमरी हो गई, हमें खाने को ही नहीं मिल रहा, वो भी रिस्क है। सेकंड क्या है, ह्यूमन कॉजेस। ह्यूमन अपनी यानी कि किसी इंसान की गलती की वजह से कोई नुकसान हो जाए, वो भी रिस्क है। जैसे include unexpected event like dishonesty, carelessness, negligence of employees, stoppage of work due to strike, riots, management inefficiency, etc. सर कोई जो एम्प्लॉय है हमारा वो ईमानदार नहीं है, डिसऑनेस्ट है, तो उसकी वजह से लॉस हो सकता है। वो केयरलेसली काम करता है, उसकी वजह से लॉस हो सकता है। नेग्लिजेंस यानी कि एम्प्लॉय कभी कभी क्या करते हैं, ध्यान नहीं देते अपने काम पर, जिसकी वजह से जो लॉस होता है वो तो मालिक को ही भुगतना पड़ेगा। ठीक है। स्टॉपेज ऑफ वर्क, काम करना छोड़ देते हैं स्ट्राइक की वजह से, तो उसमें भी मालिक का लॉस होता है। यानी कि जब एक बिजनेस में लॉस हो ड्यू टू द ह्यूमन, एक इंसान की वजह से, चाहे इंसान की गलती की वजह से, चाहे इंसान जानबूझ के वो आपको लॉस करवा रहा है, तो उसे बोलते हैं बच्चों ह्यूमन कॉज। थर्ड है बच्चों क्या, इकोनॉमिक कॉज।
इकोनॉमिक कॉज आर रिलेटेड टू द चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन। सर यहाँ पर लॉस क्यों होगा? क्योंकि मार्केट कंडीशन चेंज हो जाएगी। जैसे मैंने बोला टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द कस्टमर चेंज हो गए, वो इकोनॉमिक लॉस है, इकोनॉमिक कॉज है, वो इकोनॉमिक कॉजेज ऑफ लॉस है कि भैया मार्केट में कपड़े बिक रहे हैं आज किसी एक डिजाइन के और 3 महीने बाद बिकेंगे किसी दूसरे डिजाइन के, तो इसमें भी लॉस हो सकता है। जब भी मार्केट के अंदर चेंज आता है ना, मार्केट कंडीशंस में चेंजेस आते हैं, तो उसमें भी बच्चों क्या आता है? लॉसेस आते हैं। क्लियर है? उन्हीं लॉसेस को बोलते हैं, जो उन लॉसेस का रीजन होता है ना, वो होता है इकोनॉमिक कॉजेस। फॉर एग्जाम्पल चेंज इन टेस्ट ऑफ द कंज्यूमर। फोर्थ है बच्चों क्या? फिजिकल कॉजेस। ऑल द कॉजेस विल रिजल्ट इन द डैमेज ऑफ एसेट्स आर कंसीडर्ड एज अ फिजिकल कॉजेस। जहां पर कि हमारे असेट्स में डैमेज होने के लॉस, मतलब वो लॉस जो कि हमारे असेट को डैमेज करे, उसे बोलते हैं बच्चों फिजिकल लॉस कॉजेस। तो चेंज इन टेक्नोलॉजी में रिजल्ट इन मशीनरी बीइंग आउटडेटेड। अब इसका एग्जांपल पहले आप देखते होंगे कि टाइपराइटर्स चलते थे, तो टाइपराइटर्स को रिप्लेस करा कंप्यूटर्स ने। तो जब भी टेक्नोलॉजी आई, तो जो पुरानी वाली जो टेक्नोलॉजी थी ना, पुराने वाले जो असेट थे वो बेकार हो गए, उसको बोलते हैं बच्चों फिजिकल कॉजेस, उसको बोलते हैं स्टूडेंट्स फिजिकल कॉजेस। अब मोबाइल के अंदर टेक्नोलॉजी इतनी अच्छी आने लगी कि मोबाइल के जो कैमराज इतने अच्छे आने लगे कि जो नॉर्मल कैमराज की जो डिमांड थी, जो डोमेस्टिक पर्पस के लिए कैमरा यूज होता था, उनकी डिमांड ही खत्म हो गई। पहले आप देखते थे निकॉन, कैनन वगैरह, ये सारे लोग क्या करते थे? डोमेस्टिक पर्पसेस के लिए डिजिटल कैमरा बनाते थे और वो काफी देखने में कूल लगता था, काफी लोग उसे खरीदते थे, काफी अच्छा लगता था। बट अल्टीमेटली क्या हुआ बच्चों? अल्टीमेटली क्या हुआ कि अब कैमरास के अंदर ही, सॉरी फोन के अंदर ही इतने अच्छे कैमरास देने लगे कि उन डोमेस्टिक कैमरास की नीड ही खत्म हो गई, तो उनका डिमांड भी गिर गया। अब खाली प्रोफेशनल कैमरास की नीड बची है, जो DSLRs वगैरह होते हैं उनकी नीड बची हुई है, जो आपके नॉर्मल जो डोमेस्टिक कैमरास है उनकी नीड खत्म हो चुकी है। क्लियर है? तो ऐसे केस में क्या होगा? जब भी टेक्नोलॉजी की वजह से आपका पुराना प्रोडक्ट, पुराना एसेट आउटडेट हो जाएगा। क्लियर है? वो होता है फिजिकल कॉजेस। इसका एक और एग्जांपल हम लोग ले सकते हैं। मान के चलो आपकी फैक्ट्री चल रही है कोई, उसके अंदर कोई मशीनरी है, उस मशीनरी पे अभी 2 लोग काम करते हैं और दिन का 1000 यूनिट निकालते हैं। अब उसी मशीनरी का एक अपडेटेड वर्जन आ गया जहां पर एक ही इंसान काम करेगा और 5000 यूनिट निकाल पाएगा। तो सोच के देखो, तो आप ऑफकोर्स नई वाली जो आपका जो क्या बोलते हैं मशीन होगा ना, उसे एक्वायर करना चाहेंगे। तो जिसकी वजह से क्या होगा? जो आपकी पुरानी एसेट है वो बेकार होगी, वो आपका लॉसेस हो गया। क्लियर है बच्चों? तो चेंज इन टेक्नोलॉजी की वजह से जो आपके असेट बेकार हो जाते हैं, असेट ऑब्सोलीट हो जाते हैं, उन्हीं ऑब्सोल्यूशन को बोलते हैं हम लोग कॉजेज ड्यू टू फिजिकल लॉसेस ड्यू टू फिजिकल कॉज। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो बच्चों यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 जो नेचर एंड पर्पसेस ऑफ बिजनेस है वो एंड होता है। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है स्टूडेंट्स, कृपया इस लेक्चर को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मिलते हैं बच्चों अगली इसी ऐसे ही मजेदार वीडियोस के अंदर, जहां पर भी मैं आपको इसी तरीके से बहुत अच्छे से चीजें समझा सकूं। तो बच्चों बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।